सबसे पहले हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। फॉर्मूलाज रटने नहीं है आपने, ठीक है, रटने नहीं है फॉर्मूलाज। आप बस आपके पास एक पेपर रखो, उस पर लिखते रहो। क्वेश्चंस जब करोगे ना, अभी जब फॉर्मूला देख रहे हो ना, तो आप साथ साथ लिख भी लेना एक पेपर पे, नोट डाउन कर लेना। और जब क्वेश्चंस आए तो फॉर्मूला पेपर पे देख देख के लगाओ, आप धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये देखो, आयत आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ये दो फिगर्स की बात करेंगे सबसे पहले। अगर आप इसको देखें, रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल में आपके सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके चार अलग अलग साइड्स होती हैं, चार अलग अलग कोने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है इसके अंदर, कि आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, आपने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो एक ही लेंथ की होती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, तो ए बी बराबर है सी डी के, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ए डी बराबर है बी सी के, इक्वल है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन एंगल्स को देखेंगे तो ये आपको 90 डिग्री के दिखाई देंगे। अगर आप इन एंगल्स को देखेंगे तो ये आपको 90 डिग्री के दिखाई देंगे, चाहे आप एंगल ए को देखो, एंगल बी को देखो, चाहे आप इधर देखें कि एंगल बी का जिक्र हो रहा है, चाहे आप एंगल ए का देखें, चाहे एंगल सी का देखें, चाहे एंगल डी को देखो, ये सारे एंगल आपको दिखाई देंगे कि ये 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपको दिखाई देंगे, ये 90 डिग्री के एंगल है। और इसका एक फॉर्मूला आपने सीधा सीधा सा ध्यान रखना है, दो फॉर्मूला जिसके अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो इसके अंदर आप यूज करते हो वो होता है एरिया का। अगर बच्चों में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो बड़ी वाली साइड होगी वो लेंथ ली जाती है, लंबाई जो होती है वो बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, ये बड़ी वाली साइड है तो उसको मैं लेंथ बोलूंगा। ठीक है, लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो ये एल है तो ये भी एल होगा। छोटी वाली साइड को हमेशा ब्रेड्थ लिखा जाता है, चौड़ाई बोला जाता है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी तो ये ब्रेड्थ हो गई। एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है आपका एरिया। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपको एरिया मिल जाता है। उससे अगली जो टर्म है यहाँ पे वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। अगर आप बाउंड्री देखो तो ये बाउंड्री है एक तो एल, एक ये बाउंड्री है बी, एक ये बाउंड्री है एल, एक ये बाउंड्री है बी। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2L प्लस 2B हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये आपके सामने बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ रही होंगी, ज्यादा कुछ ऐसे लेंदी है नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा छोटी मोटी बातें और होती हैं, जैसे कि अगर आप इसके अंदर देखोगे डायगनल्स अगर आप बनाओगे, यहाँ पे इसके डायगनल्स अगर हम कंसीडर करें, ये आपका डायगनल होता है। अगर आप ए को सी से मिला दो, ऑपोजिट को मिला दो, तो ये डायगनल होते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कि ये जो ए सी होता है, ये जो बी डी होता है, इनको बोलते हैं डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक बात है। और डायगनल्स के अंदर आपको एक ये भी खास बात होती है कि यहाँ पे ये आपस में बराबर होते हैं। जो ये चार टुकड़े बन गए हैं ना, मान लो मैं इसको बीच वाले को बोल दूं ओ, इसको बीच वाले को ओ बोल दिया, ये जो पॉइंट बना है ना ये वाला, ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ओ बोल दूं अगर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ए ओ हो गया, ओ सी हो गया, और इसके साथ ही ओ डी हो गया, ओ बी हो गया, ये सारे बराबर लेंथ के होते हैं। तो ये टुकड़े सारे बराबर लेंथ के होते हैं, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, आपको इस बारे में अंदाजा होना चाहिए। रेक्टेंगल का जो ये वाला एंगल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है ये 90 डिग्री नहीं होता है। कई लोग गलती से इसको 90 डिग्री बोल देते हैं, 90 डिग्री नहीं होता है ये एंगल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने इस चीज का। सिर्फ ये चीजें होती हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, और बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल बराबर है, साइड बराबर है, डायगनल टूटते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये सारी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आप सबको होनी चाहिए, जो आई थिंक हो भी गई है। रेक्टेंगल क्लियर है हर एक बच्चे को, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल फाइन तरीके से। रेक्टेंगल क्लियर है, बता दो क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ होती है। ठीक है, एक आधी चीजें और भी हैं रेक्टेंगल के अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल के अंदर मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर मान लो ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी, ये साइड है डी। आपका जो पेरीमीटर होगा वो होगा क्या, सॉरी, आपका जो डायगोनल होगा वो ए सी होगा। बच्चे का कहना होता है सर ये ए सी निकालते कैसे हैं? अब मान लो ये आपका 90 डिग्री है, आपको पता है दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। अगर आप कंसिडर करें ट्रायंगल एडीसी, अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करें एडीसी, इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो इसके अंदर।
तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसके अंदर लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर, कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर होगा। AC का स्क्वायर आपने निकालना है, AC का स्क्वायर, ठीक है, जो कि डायगोनल है। AD क्या है, B स्क्वायर, DC क्या है, L स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो होगा वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, और जो AC की वैल्यू होगी वो रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर आप देखो तो सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप ये वाला डायगोनल निकालो तब भी B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी, वो उसको आधा आधा तोड़ोगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रूट का बाय टू इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नॉर्मल है। पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको, बचपन में पढ़ी हुई है यार ये सारी चीजें। पाइथागोरस थ्योरम भी मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे नहीं पढ़ा हुआ हो आपने, बिल्कुल वो चीजें सारी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में हमने जाना क्या क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। यही कहती है आपको पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ भी नहीं कहती, बड़े आराम से सिंपली हम ये चीज समझ सकते हैं। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो फिर तो स्क्वायर में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्क्वायर जो बहुत सिंपल है, जो आपका ये स्क्वायर है ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर रेक्टेंगल समझ में आ गया तो स्क्वायर तो आ ही जाना चाहिए। स्क्वायर हमारे पास है जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब ये स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, बस इसके अंदर सिर्फ आमने सामने की नहीं, सारी भुजाएं ही बराबर होती हैं, सारी की सारी टोटली बराबर होती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आपकी हर एक साइड बराबर होती है, तो हर एक साइड को हम ए बोल सकते हैं कि अगर हर एक साइड ही बराबर है तो ये सारी ए हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इधर एक बनाऊं, इसको इसको बोलूं PQRS है, ये PQRS एक स्क्वायर है, अगर मैं इसे कंसिडर करूं तो इसके अंदर ऑब्वियसली ये ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप इसका एरिया देखोगे तो रेक्टेंगल, अपने पास जब रेक्टेंगल होता था तो उसका एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ भी वही, ब्रेड्थ भी वही, तो A इंटू ए, इसलिए यहाँ पे जो एरिया हो जाता है वो साइड स्क्वायर हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाता है एरिया, ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद अगली चीज, चलो ये तो एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप कहते हैं जैसे हिंदी में, ये होता है बाउंड्री की लेंथ। क्या होता है बच्चों, ये बाउंड्री की लेंथ होती है। अब इस बाउंड्री की पूरी लेंथ आपने निकालनी है, तो ये A प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार A हो गया, तो ये हो गया पेरीमीटर, हो गया अपना 4A, 4 टाइम्स ऑफ A हो गया पेरीमीटर, ठीक है, काफी सही है, काफी अच्छी बात है। अब अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, रुकिएगा जरा, यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं ये भी आप समझो। सबसे पहली बात, हमने डायगोनल भी बनाया था इसके अंदर, तो हम इसके अंदर भी डायगोनल्स की बात तो करेंगे ही करेंगे। जैसे इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, तो आपकी जो इस बार डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे काटते हैं। जब स्क्वायर होता है तो डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये जो एंगल है 90 डिग्री, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, स्क्वायर में ऐसा होता है कि ये एंगल जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की तो ये 90 डिग्री होता है, चाहे आप ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, सब तरफ ही 90 डिग्री एंगल होता है। और अगली बात, अगर हम इसको बीच वाले को O मान लें, इस पॉइंट को, तो जो PO है, जो OR है, जो OQ है, जो OS है, ये सारे बराबर होते हैं। जैसे पिछले रेक्टेंगल में बराबर थे, इस बार भी बराबर होते हैं। बस फर्क इस बार ये हो गया कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है जो आपका स्क्वायर में नहीं था, ठीक है। ये सिमेट्री की वजह से हो गया, क्योंकि हर साइड ही बराबर होगी, तो सिमेट्री की वजह से ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। तो बहुत सारे 90 डिग्री एंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा मतलब एक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर अगर आप मान लो डायगोनल निकालना हो, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PSR एंगल बनाता हूँ। इस ट्रायंगल को बना दिया मैंने जूम करके थोड़ा, PSR, ठीक है, ये वाला PSR मैंने थोड़ा यहाँ बना दिया। तो अगर आपने देखा भाई PSR एंगल है, ये 90 डिग्री है एंगल, तो आपको पता है कि ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
यानी कि 2a², तो a बाहर आ गया, इससे √2 अंदर रह गया, तो पी आर की वैल्यू आ गई a√2। पी आर की क्या वैल्यू आ गई, इस पी आर की वैल्यू आ गई a√2। क्यू एस की वैल्यू भी आ गई a√2। चाहे आप पी आर देख लो, चाहे आप क्यू एस देख लो, दोनों की वैल्यू आ गई a√2। क्या सभी को स्क्वायर समझ में आ गया? बहुत आराम से, जल्दी है ही नहीं हमें, हमने तो टॉपिक में थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आनी है टॉपिक में, ये कैसे कैसे होता है। और होता तो बहुत साफ सुथरा सही है, सिंपल सही होता है। तो हमने स्क्वायर देख लिया, हमने रेक्टेंगल देख लिया, हमें क्लैरिटी हो गई कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या क्या होता है। अब हम आगे मूव करते हैं सर्कल की तरफ। अब सर्कल तो एक बहुत ही सिंपल सा, एक मतलब बहुत ही सुंदर सा एक प्रोसीजर है आपके सामने कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे हमने समझना होता है, ये अभी हम देखेंगे इंडिविजुअली, सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझेंगे। तो भैया जो ये सर्कल है जिसे हम वृत्त कहते हैं, ये बनता कैसे है? सबसे पहली बात, इसको बनाया कैसे जाता है? क्या करते हैं हम, एक सिंगल पॉइंट कंसिडर करते हैं, मान लो ये वो पॉइंट है, ठीक है, हमने कंसिडर किया कि एक पॉइंट है, उससे आर दूरी पे एक पॉइंट मान लिया, एक और पॉइंट मान लिया आर दूरी पे, ठीक है। मान लो फर्ज करो ये पॉइंट है क्यू या पी, मान लो ये पॉइंट हो, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में, ये हमने देख ली कि भाई दूरी हमें मिल गई कि ये जो दूरी है वो आर है। फिर हमने देखा चलो आर दूरी पे जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल है उनको देखते हैं, एक पॉइंट हमें ये मिला, 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 एक पॉइंट हमें ये मिला। हमने देखा आर पॉइंट पे आर दूरी पे कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल हैं, हमने सारे देख लिए, यहाँ पे पड़े हैं। बाद में जाके उन सारे पॉइंट्स को जब हमने मिलाया, बाद में उन सारे पॉइंट्स को जो हमने मिलाया, घूम के देखा, सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो वो एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो वो एक सर्कल बन गया। तो दिस इज जस्ट सेट ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज जस्ट अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस का है जहां दो पॉइंट्स को मिलाने से बराबर दूरी बनती है और एक पॉइंट हमेशा कॉमन रहता है जो कि सेंटर है। तो मतलब ये जो ब्लू कलर में बना हुआ है ये उन्हीं सब पॉइंट्स का ग्रुप है एक तरह से, बिल्कुल कह सकते हैं हम ये बात। अब मान लो अगर ऐसा है तो अगर हम कहीं पे भी मिलाएंगे इसको, यहां मिलाएंगे, चाहे यहां मिलाएंगे, चाहे यहां मिलाएंगे, चाहे यहां मिलाएंगे, कहीं पे भी अगर हम इसे मिलाएंगे तो हर तरफ ये दूरी जो बनेगी वो आर की बनेगी, ये दूरी जो होगी वो आर होगी, ये दूरी आर होगी, बिल्कुल आर होगी। तो ये आर जो है, दिस आर इज नथिंग बट रेडियस, जिसे रेडियस बोल दिया जाता है, हिंदी भाषा में जिसे हम त्रिज्या बोल देते हैं, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लैरिटी वाली बात है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब आर तो रेडियस होती है, आर रेडियस है, तो अगर मान लो मुझे बताना हो कि ये सारा का सारा एरिया कितना है, ये सारा का सारा एरिया कितना है, एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब इधर इस पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है, पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है 22/7। कई बार इसको 3.14 भी लेना पड़ता है और कई बार कुछ और भी लेना पड़ता है, जो भी लेना पड़ता है वो क्वेश्चन में दे देता है साथ में, ठीक है। 3 भी लेना पड़ जाता है कई बार, तो क्वेश्चन में दे देता है जितना भी लेना होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला अगर हमेशा पर प्रायोरिटी में अगर उसने नहीं दिया ना तो आपको 22/7 ही लेना होता है, अगर उसने नहीं दिया तो 22/7 लिखो। तो कितना एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इतना सिंपल एरिया होता है, मतलब एरिया निकालने के लिए हमको सिर्फ रेडियस चाहिए, 22/7 तो हम साथ से लेके आएंगे, अपने अपने पास से लेके आएंगे। इसके अलावा और क्या चीज होती है, इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। ये जो सरकमफ्रेंस होता है इसे बोलते हैं हम 2πr, ये होता है 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है इस बाउंड्री की लेंथ, ये जो ब्लू कलर में बनाया ना हमने, ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। ये बात हमने समझनी है ताकि गलती ना करें हम। चलिए, अब अगर आप आगे मूव करते हो, ये सरकमफ्रेंस हो गया, 2πr हो गया, हमने लगाया। अब आप देख रहे हो इसके दोनों फॉर्मूलाज का मेन जो दोनों फॉर्मूलाज हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है। अब ये 2πr है, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया, सिर्फ रेडियस चाहिए और हम जो चाहे निकाल सकेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, एक फैक्टर और होता है जिसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, और यहां पे ध्यान से सुनना, और यहां पे आपके पास इसको डी से डोनोट कर दिया जाता है। कौन सा होता है डायमीटर? डायमीटर होता है जब कोई लाइन
सेंटर से क्रॉस होती है और दोनों तरफ सरकमफ्रेंस को कट करती है, दोनों तरफ सरकमफ्रेंस को कट करती है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये जो ए बी होता है इसी को हम डायमीटर बोलते हैं, ए बी को हम डायमीटर बोलते हैं। ए बी में देखोगे तो मान लो ये सेंटर जो है वो ओ है, तो ए ओ तो हो गया आर और ओ बी भी हो गया आर। तो ये ए ओ प्लस ओ बी यानी कि ए बी हो गया डायमीटर जो कि हो गया 2r के बराबर, 2r के बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इजीली हम निकाल सकते हैं इसको इस तरीके से कि डायमीटर जो है डी जो है वो 2r के बराबर है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली, समझ ली जो आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी। अब काफी बच्चों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि सर ये क्या फर्क होता है, पेरीमीटर में क्या फर्क होता है और सरकमफ्रेंस में क्या फर्क होता है। देखो यार, सरकमफ्रेंस जो बना होता है सिंपली एक एरिया को सराउंड कर, देखो डिपेंड करता है। एक आप एक चीज देखो, पेरीमीटर को थोड़ा अच्छे समझते हैं। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर ना दो वर्ड से मिलकर बना है। पेरीमीटर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पेरी, एक है मीटर। मीटर का मतलब होता है मेजर और पेरी का मतलब होता है अराउंड। तो पेरीमीटर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता क्या शेप होती है, कोई उसको फर्क नहीं है क्या शेप है, ऐसी शेप है, ऐसी शेप है, ऐसी शेप है, और चाहे ऐसी शेप है, चाहे ऐसी शेप है, पेरीमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरीमीटर के लिए है कि जो भी उसके अंदर एरिया है, जो भी एरिया है उसके अंदर जो भी एरिया दिया गया है उस एरिया के अराउंड जो बाउंड्री है उसकी मेजरमेंट करना पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है जो ब्लैक कलर में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट करना पेरीमीटर कहलाता है। बट अगर आप नोटिस करें सरकमफ्रेंस, ये जो वर्ड है सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस जो वर्ड बना हुआ है ये स्पेसिफिकली ये बना हुआ है सर्कुलर बॉडीज के लिए। ऐसी बॉडीज जो सर्कुलर बॉडीज हैं उनके लिए ये बना हुआ है और उन्हीं में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप आगे की तरफ ध्यान रखोगे तो ध्यान रखना कि जो सर्कुलर बॉडीज हैं उनके अंदर आपको सवाल में दिखा मिलेगा कि भाई पेरीमीटर पूछा हुआ है या सरकमफ्रेंस पूछा हुआ है, तो वहां कोई फर्क नहीं है। बट अगर स्क्वायर बॉडीज हैं या रेक्टेंगुलर बॉडीज हैं या ट्रायंगुलर है तो उसके अंदर सरकमफ्रेंस का तो कोई लॉजिक। और ये इसको हम अगर ढंग से लिखें ना तो इसको बोल सकते हैं हम सर्कल्स पेरीमीटर। क्या बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट सर्कल्स पेरीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल डिटेल में लेके जाने का मन है आज मेरा। पिछले बैच के बच्चे भी सोच रहे होंगे सर आज ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे आप, पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाए क्योंकि बच्चों का टॉपिक और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए वाला। चलो अब हम मूव करते हैं। हमने सर्कल की बात कर ली, हमने सर्कल को समझने की कोशिश की काफी ज्यादा। सर्कल में एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्टर का और आर्क का, वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले ये सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक बड़ा सर्कल था, ये एक बड़ा सर्कल था, आपने क्या किया इसको बीच में से काट दिया, यहां से काट दिया आपने, कैंसिल कर दिया, इधर से आपका ये सर्कल कट हो गया। ठीक है जी, अभी जो सर्कल बच गया ये आधा सर्कल है, तो आधा मतलब सेमी सर्कल, वृत्त है पर आधा है तो ये हो गया अर्ध वृत्त। ठीक है जी, अब इसके अंदर ऑब्वियसली ये सेंटर है और सेंटर से आउटर बाउंड्री को टच करना मतलब ये रेडियस हो गई, सर्कल से आउटर बाउंड्री को टच करना मतलब ये रेडियस हो गई। तो यहां पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारी रेडियस है, आर 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 और आर, ये सारी रेडियस है। यहाँ पे इनको हमने इस तरीके से कंसिडर किया हुआ है। अब इसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या काम की चीज है। सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा बच्चों, जो पूरा सर्कल होता था तो एरिया होता था पाई आर स्क्वायर। अब आधा सर्कल हो गया तो आधा एरिया होगा कि हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल। अब बात करते हैं दो और चीजों की, इसमें पेरीमीटर क्या होगा।
और इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? अगर आप इसके सरकमफेरेंस की बात करो, सरकमफेरेंस का मतलब होता है सर्कुलर बाउंड्री की लेंथ। तो ये आपकी सर्कुलर बाउंड्री, पहले सर्कुलर बाउंड्री ये पूरी थी, ये पूरी सर्कुलर बाउंड्री होती थी जब सर्कल था ना ये, तब ये पूरी सर्कुलर बाउंड्री थी 2πr। अब सिर्फ आधी सर्कुलर बाउंड्री रह गई, तो 2πr का आधा क्या होगा? पाई आर। अगर आप 2πr का आधा करते हो तो आपको क्या मिलेगा? पाई आर। तो सरकमफेरेंस तो इसकी पाई आर है। बट पेरीमीटर का होता है, मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, उसको फर्क नहीं पड़ता सर्कुलर बाउंड्री है या सर्कुलर नहीं है बाउंड्री, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा ये पूरी की पूरी बाउंड्री का लेंथ उसको चाहिए, जिसमें से इसका तो लेंथ हमें पता है क्या है, इसकी लेंथ का तो हमें बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है, इसकी लेंथ तो पाई आर है, प्लस इसकी लेंथ भी जोड़नी है हमने, तो इसकी लेंथ क्या है? आर प्लस आर, 2r, तो पाई आर प्लस 2r, इसका पैरामीटर हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? बता दो मुझे एक बार। सर डी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसने मना किया? पाई आर प्लस डी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है बच्चों। चलो आगे मूव करते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये तो आपको काम आएगा अभी आगे पाई चार्ट में भी जब आप बीआई पढ़ेंगे। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, आप सभी ने पिज्जा तो खाया ही होगा, पिज्जा की स्लाइसेस जो होती हैं कुछ वैसा ही दिखाई देता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। हमने क्या किया, इसको कंसिडर किया, इसको देखो, ये सेंटर है ओ, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये ए ओ बी जो है ये है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ए ओ बी इज कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एओबी का एरिया कैसे निकालोगे? एओबी का एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एओबी एंगल क्या बना रहा है। मान लो ये एओबी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये पूरा सर्कल, अगर हम कंसिडर करें जब ये पूरा सर्कल हुआ करता है, पूरा सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो बच्चों पूरे सर्कल में क्या एंगल हुआ? जब ये पूरा सर्कल हुआ तो उसमें एंगल हुआ 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री एंगल है तब एरिया है पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री एंगल है तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। और जब थीटा डिग्री एंगल है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, अब हमने 30 लिया है, कुछ भी हो सकता है। जब थीटा डिग्री एंगल है तो एरिया हो गया थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, डायरेक्टली एरिया ऑफ अ सेक्टर जो बन के आता है वो होता है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको डायरेक्टली यूज करना है आपने, ठीक है। ऐसे ही आर्क ऑफ अ सर्कल होता है, ऐसे ही आर्क ऑफ अ सर्कल होता है। मान लो ये है, हम बात कर रहे हैं ये सेंटर है, मान लो हम इस आर्क की बात कर रहे हैं, इस आर्क की बात कर रहे हैं हम, इतने से आर्क की लेंथ बतानी है हमने। अब ये जो आर्क है, मान लो ये एंगल बना रही है, मान लो इसकी तरफ से एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का, ठीक है। तो अब इस आर्क की लेंथ कैसे बताएंगे? अब बच्चों जब पूरा का पूरा, पूरी की पूरी 360 डिग्री एंगल था, तब आर्क क्या थी? तभी आर्क इतनी सी थोड़ी होती होगी, तब तो ये पूरी आर्क है, फिर ये पूरा सर्कल ही आर्क है तब, जब 360 डिग्री एंगल है तो तब आर्क की लेंथ क्या है? आर्क की लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, 2πr। तो 360 डिग्री जब एंगल है तो आर्क की लेंथ है 2πr। 1 डिग्री जब एंगल होगा तो आर्क की लेंथ होगी 2πr ओवर 360 डिग्री। और जब थीटा डिग्री एंगल होगा तब आर्क की लेंथ होगी थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2πr। बहुत सही। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर आपने निकालनी हो तो वो आएगी थीटा
over 360 डिग्री into 2 pi r। क्लियर है? दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। काफी बच्चों का ना छोड़ने का मन कर जाता है इस चैप्टर को, क्योंकि ना इसमें ना हमें एफर्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे कि मान लो फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है, पर लिटरली इस जो टॉपिक से सवाल आते हैं वो फ्री के सवाल होते हैं। डायरेक्टली छोटा सा फॉर्मूला लगाया, आंसर रेडी। चलो अब आगे मूव करते हैं ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपके पेपर के हिसाब से ज्यादा बड़ा नहीं है। ट्रायंगल्स के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये पी क्यू आर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर मान लीजिए कि ये इसका बेस है, मान लीजिए इसका बेस है और इसकी लेंथ है बी। ये इसकी हाइट है जिसकी लेंथ है h। तो यहां पे आपका एरिया क्या होगा? एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकते हो, लगा सकते हो। ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर मान लो ये है हाइपोटेनियस, तो आपको कई बार वो हाइपोटेनियस दे देंगे, बेस या हाइट में से कुछ नहीं देंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण की घात 2 हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हाइट स्क्वायर आप कह सकते हैं। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये कहा जा सकता है। तो ये भी सही है यार, काफी सही है। अब आपने ये देख लिया, अच्छे से क्लियर है आपको। तो ये स्पेसिफिक एक ट्रायंगल है जिसका यूसेज सबसे ज्यादा होता है। आपके पास ना 3 ट्रायंगल्स आते हैं। मान लो आपने ट्रायंगल्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे तो कई अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, पर मैं साइड्स के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं कि इसका आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि कुछ साइड्स होती हैं जिसके अंदर कुछ केसेस होते हैं जिसमें देखिए, कुछ केसेस होते हैं जिसमें आप देखोगे तीनों साइड्स की लेंथ ही आपस में बराबर होती है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर दो ही साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, ए और बी आपस में बराबर होती है पर सी के बराबर नहीं होती है। और कुछ केसेस होते हैं जिसमें ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं होती है, अनइक्वल होती है। ये 3 केसेस आपके सामने हैं, 3 केसेस होते हैं वाले। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप देखो, ठीक है, आपके पास ये है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं उनके डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ध्यान रखिए आप, सीधा आपके बहुत बार काम आएंगे ये। इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, इसका एरिया निकालना पड़ता है आपको कई बार। √3/4 साइड स्क्वायर होता है इसका एरिया। अब तीनों ही साइड बराबर हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तीनों को ए लिख सकते हो। ठीक है, तो तीनों को ए लिख दो, चाहे तीनों को एस लिख दो, चाहे कुछ मर्जी लिख दो। तो √3/4 साइड स्क्वायर इनका एरिया होता है। जब ये वाला ट्रायंगल होता है तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो बीच में। ठीक है, इधर c/2 इधर c/2 हो जाता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉप करके और परपेंडिकुलर निकाल लेते हो, पाइथागोरस का थ्योरम निकाल लगा के, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो जाता है सेम तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद। इसका एरिया निकालने के लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना पड़ता है, जो कि बहुत ही रेयर आता है आपके पेपर में, पर फिर भी एक अंदाजा है, देख लो एक बार। अभी एक पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहता है पेपर में कि हमें सब पता है। हीरोन्स फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था आपने सबने। मान लो आपके पास तीन साइड्स वाला एक ट्रायंगल है, जो कि ऑब्वियसली 3 साइड्स वाले ही होते हैं ट्रायंगल, तो जिसके अंदर सबसे पहले आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। जिसे हम बोल देते हैं एस, और ये एस की वैल्यू क्या होती है? सेमी मतलब आधा पेरीमीटर, तो a+b+c/2 ये आधा पेरीमीटर हो गया। तो आपका एरिया क्या होता है? आपका एरिया होता है ये s इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया होता है आपका। ठीक है, इसे हिरॉन्स फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीज है जिसको आपने ध्यान से देखना। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके नाम होते हैं, जैसे कि जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं इनको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। जिसमें दो बराबर होती हैं इनको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं उसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल, और हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये आ गया। और सब मूव करेंगे हम आगे की तरफ, ये लास्ट है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कितने बच्चे थक गए मुझे बता दो। फिर कितने बच्चे जिनको मजा आ रहा है। सिलेंडर कोई हो गया? अरे बच्चों वो थ्री डी फिगर्स हैं, आज हम 2D फिगर्स देख रहे हैं, 2 डायमेंशन वाली फिगर्स दैट कैन बी डायरेक्ट ड्रॉन ऑन पेपर। ठीक है, यहाँ पे हाँ, अब हम ये बहुत कूल है जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि पैरेललोग्राम होता है, ये बहुत कूल फिगर्स हैं, बढ़िया वाली फिगर्स हैं। अभी हम समझेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ध्यान से देखना बस। अभी सबसे पहले अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, तो पैरेललोग्राम के अंदर सबसे पहली बात होती है कि भाई नाम ही पैरेललोग्राम, वो बराबर होंगी, सॉरी ऑपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ये आपके सामने पैरेलल साइड्स आपको दिख रही हैं, इसके अंदर साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये चीज का आपने ध्यान रखना है, इक्वल लेंथ में होती हैं। तो ये देखोगे अगर आप यहाँ पे, मान लो मैं इनको एक नाम दे देता हूं कि ये है ए बी सी डी, तो ए बी जो होता है वो पैरेलल होता है डी सी के, और ए डी जो होता है वो पैरेलल होता है बी सी के। पैरेलल तो होता ही है, इसके साथ ही बराबर भी होता है, इक्वल इन लेंथ भी होते हैं ये। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने देखा भाई अच्छी बात तो है, इसके अलावा क्या हम इनकी डायगोनल्स के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं इसी तरीके से? इसको अलग बनाते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हम डायगोनल्स भी सीख पाए। ए बी सी टी, मान लो इसका डायगोनल है ए सी और इसका डायगोनल है बी डी। आप देख रहे हो कि एक डायगोनल छोटा है, दूसरा डायगोनल बड़ा है, तो ये डायगोनल्स आपस में तो बराबर नहीं होते हैं, बट हाँ अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे, मान लो ये पॉइंट है ओ, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब एओ जो होता है वो ओसी के बराबर होता है। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, डीओ जो होता है वो ओबी के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको कोई 90 डिग्री का एंगल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और एंगल भी दो बड़े होते हैं दो छोटे होते हैं, सारे एक जैसे लेंथ के एंगल्स नहीं होते हैं। अब इसका जो एरिया निकाला जाता है वो होता है बेस इंटू हाइट। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अभी बेस कहाँ से आता है और हाइट कहाँ से आता है? ऑब्वियसली सवाल में कोई ना कोई आपको डेटा दिया जाता है ऐसा। जैसे कि मान लो आपको ये बेस कंसिडर कर रहे हो, डीसी डीसी बेस कंसिडर कर रहे हो, तो आप देखोगे कि डीसी के ऊपर कोई एंगल, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है क्या? हमने देखा हाँ जी, डीसी के ऊपर ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉप हो रहा है। मान लो ये है पी, तो आपका परपेंडिकुलर हो गया एपी और बेस हो गया डीसी, तो ये आपका एरिया आ गया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी देख सकते हैं, भाई कहीं और ही एंगल ड्रॉप हो रहा हो, उस हिसाब से वहां पे देख लिया। जिस भी बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है उसी बेस और परपेंडिकुलर को लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब एक ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर है जो आपके पेपर में आ जाती है, बच्चे छोड़ आते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं याद रहता उनको। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं याद रखते तो इस वजह से वो छोड़ आते हैं कई बार इसको। है बड़ा सिंपल ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। मान लो हम इसको कंसिडर करें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम चार साइड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर दो तो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ए बी और सी डी आप देख रहे हो कि पैरेलल है, जबकि ए डी और बी सी जो है वो नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है वो। ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल साइड्स है। ठीक है जी, पैरेलल है नॉन पैरेलल आपने देखा। अब
यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आप कंसिडर करो, वो आपको डेटा क्वेश्चन में देता है, हमने खुद नहीं बनाना होता, कुछ ना कुछ डेटा वो देता है जिससे आप इसको निकाल सकते हो। इस हाइट को मैं h मान रहा हूँ, ठीक है। ये बेस b1 है, ये बेस b2 है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, दो बेसिस हैं इसके अंदर। तो जैसे हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल देखा, उसका एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया क्या निकल के आता है, होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है इसका एरिया, बट इसके बेस दो होते हैं, तो ये होता है हाफ इंटू b1 प्लस b2। ध्यान से देखना, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू हाइट होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, यहाँ पे सम ऑफ बेसिस लिख लिया जाता है, b1 प्लस b2 लिख दिया जाता है। और पेरीमीटर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो सभी साइड्स का सम होता है, ठीक है। पेरीमीटर में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी हाइट्स का सम होता है, तो ये इतना ही सिंपल है। उसके बाद आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं रोम्बस की, और फिर शुरू करते हैं हमारे सवाल। ये जो रोम्बस आप देख पा रहे हो, ये भी काफी कूल फिगर है। इसके अंदर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कुछ इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके जो एंगल्स आप देख पा रहे हो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। हमने जैसे फिगर बनाई है उसमें भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एंगल जो है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, बहुत ही इसको शॉर्ट में मैं बताता हूँ, रोम्बस होता क्या है भाई, चार साइड्स होती हैं, चार वर्टिसेस होते हैं, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, चार साइड्स हैं इसलिए, ठीक है। इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और लगातार जो एंगल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में भी ये चीज होती है, कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं उनका सम, लगातार जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि ए और डी का सम देखोगे 180 डिग्री, डी और सी का सम देखोगे तो 180 डिग्री, सी और बी का सम देखोगे तो 180 डिग्री, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट और अच्छी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं बराबर, जैसे कि ये तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ये चीज समझने वाली है। साथ ही इस एंगल को भी बराबर पार्ट्स में काट देते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं ये, इन एंगल्स को भी बराबर पार्ट्स में, बराबर टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मेन तो इसके अंदर यही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, सीधा प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। टू सर्कल्स टच इंटरनल, रुको मैं दूसरी फाइल देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन से ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ज्यादा अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल होगा। करो जल्दी करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो समझो ध्यान से, वो कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, और यहाँ पे आपको दिया गया कि ब्रेड्थ भी है आपके पास, तो ये 2 × L + B बाय बी की वैल्यू आपको दी हुई है कि ये 35/14 है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में जो टॉप में 2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले आता हूँ, नीचे आ जाएगा, ये 28 बन जाएगा। और मैंने देखा भाई 7 से काटा जा रहा है, ये नंबर 5/4 आ रहा है,
L प्लस बी बाई बी जो आ गया वो 5/4 आ गया। L बाई बी क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसे लिख देंगे, प्लस बी बाई बी क्या होता है, 1 होता है। किसके बराबर है ये, 5/4 के बराबर है। इससे हम ये लिख सकते हैं, और ये इस तरफ चला जाएगा, तो L बाई बी जो होगा वो होगा 1 माइनस 5/4 माइनस 1, यानी कि 1/4। क्योंकि आइडियली ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शनल केस आपको दिया हुआ है। वैसे लेंथ हमेशा ब्रेड से बड़ी होती है, बाय डिफॉल्ट आपने यही लेना होता है। क्वेश्चंस में कई बार एक्सेप्शनल केसेस आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कहीं पे आपको दो नंबर्स के बीच में सिलेक्ट करना हो कि ये दो डायमेंशन आई है, लेंथ कौन सी है, ब्रेड कौन सी है, तो लंबी वाली को लेंथ बोलते हैं। अब उसके बाद 784 आपका एरिया आपको पता है। अब यहाँ पे लेंथ जो है आपकी और ब्रेड्थ जो है वो 1:4 की रेशियो में है, तो मान लेंगे 1 यूनिट एंड 4 यूनिट है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आएगा, 1 यूनिट गुना 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। 4 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू है 784। तो आपने 4 से काट दिया, 4 का 1 गुना, 4 का 9 गुना और 4 का 6 गुना। 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट कर देंगे 196 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 14। ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो ये वैल्यू तो 14 आई ही, और ये आई 14 का 4 गुना 56। हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 14। आई थिंक हर बच्चे ने बना लिया था इसे। गलती कर दी सर, वॉइस मिसमैच हो रही है। क्या ऐसा है, हेलो, चलो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। सर शाम वाली क्लास है क्या, बिल्कुल, आज से तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या बता बोला था बच्चों ने, नहीं है, फिर अब क्या करें इसका, मैंने रिफ्रेश तो कर लिया है। रिपीट रिपीट मत करो, मैं कर दूंगा, एक बार वॉइस वाले का देख लेते हैं। चलो सब लोग एक बार ऐप ऑफ करके दोबारा चलाओ क्लास को, मैं 1 मिनट के बाद रिज्यूम करूंगा ये क्लास, मतलब आपको रिपीट करना शुरू करूंगा ना। ओके, अब ओके हो गया। पहले ही कह देना था मैंने तुमको कि ऐप बंद करके चलाओ, क्योंकि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम बैठे हो आराम से। तुमको कोई काम बोल दिया मैंने, अरे नहीं नहीं सर रहने दो, अब ठीक है, ऐसे ही ठीक है सर, छोड़ो ना। कहाँ हम बंद करेंगे ऐप और चलाएंगे। चलो ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने देखा आपको पेरीमीटर और लेंथ की रेशियो, ब्रेड्थ की रेशियो दी हुई है। पेरीमीटर क्या है, 2 × L + B। ब्रेड्थ क्या है, B। इसकी रेशियो दी हुई है 35:14। 35:14। 7 से काटा 5/2 आया। ये राइट वाला जो 2 है, लेफ्ट वाला जो 2 है, राइट में ले जाओगे तो 5/4 बन जाएगा। L + B/B जो है वो 5/4 है। उसके बाद L/B किया प्लस B/B किया, 1 आ गया, ये 5/4 है। इसको राइट हैंड साइड ले गए, L/B = 5/4 - 1, यानी कि 1/4 आ गया। तो L को या तो मान लो x और B को मान लो 4x। तो एरिया क्या हो गया, x × 4x, यानी कि 4x², और ये बन गया 784। 4 से काटोगे 196, x² की वैल्यू आ गई 196, x की वैल्यू आ जाएगी 14। x की वैल्यू आ गई 14, तो यही पूछा है आपसे कि 4 × x, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या है, लेंथ क्या है, तो वो 14 है, यही पूछा है आपसे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप, चाहे आप यूनिट एज्यूम कर लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, 1 यूनिट 4 यूनिट करना, वहां पे भी यूनिट स्क्वायर पड़ेगा, 1 यूनिट स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कटेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना लेती है, तो इसलिए रूट करना पड़ेगा। अगला सवाल करेंगे।
देखो जी, एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 676 मीटर स्क्वायर। अपने पास एक स्क्वायर है, मान लो ये वो स्क्वायर है। इसके अंदर मान लो साइड ए है, तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स ही बराबर होती हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 676 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √676 यानी कि 26। परफेक्ट। तो मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 26 मीटर्स की है। 26 मीटर्स की साइड है। अब इस 26 मीटर्स की साइड जो है, जो ये स्क्वायर है 676 मीटर स्क्वायर का, जिसमें 26 मीटर्स की साइड है, कह रहे कि इसको फॉर्म कर दिया एक वायर के फॉर्मेट में। इस फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन, सॉरी, इसको एक वायर से बनाया गया। ठीक है जी। अगर वायर से इसको बनाया गया है तो उस वायर की लेंथ क्या होगी भाई? अगर इस पूरी वायर को अगर आप देखते हो तो ये यहां से शुरू हुई है, इस पॉइंट से शुरू हुई है, इस पॉइंट से शुरू हुई है, ये पूरी वायर है। तो 26 का 4 टाइम्स, यानी कि 104 मीटर की वायर है ये। 104 मीटर की वायर है। कह रहे कि अगर मैं इसी वायर से एक रेक्टेंगल बना देता, अगर मैं इसी वायर से एक रेक्टेंगल बना देता, चलिए बना दिया हमने, इस वायर से रेक्टेंगल बना दिया, तो हमें पता है कि फिर भी वायर की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाती है, 104 मीटर की वायर होती है। ठीक है। कह रहे ब्रेड्थ जो है वो 55.55% लेस है इसकी लेंथ से। ओके। ब्रेड्थ जो है 55.55%, अभी 11.11% का 5 गुना, 1/9 का 5 गुना, मतलब 5/9 है। मतलब अगर देखा जाए कि अगर ब्रेड्थ 5/9 लेस है लेंथ से, तो लेंथ 9 होगी, 9 का 5/9 का मतलब 5 कम, ब्रेड्थ हो गई 4। बिल्कुल। तो अगर आप पेरीमीटर निकालो, सबसे पहली बात, अगर आप एज्यूम करो, हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि हमारी लेंथ जो है वो 9 यूनिट है, ब्रेड्थ जो है वो 4 यूनिट है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 9 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स, यानी कि 26 यूनिट्स आपकी पेरीमीटर हो गया। पर पेरीमीटर है कितना, 104 मीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ। तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 4, यानी कि 36 मीटर, 36 मीटर्स हो जाएगी। ये भी हम देख सकते हैं। बताओ सर 104 कैसे आया? बच्चों 26 का 4 गुना। सर 4 का रूट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार मल्टीप्लाई नहीं किया, सम करते हैं तो क्या, अगर आप x में x जोड़ोगे तो क्या x स्क्वायर आ जाएगा, 2x आएगा ना। सर 9 कैसे आया? 9 कैसे आया? 55.55% का नहीं पता मतलब आपको? चलो मैं तो ये वाला पार्ट दोबारा बता देता हूँ सर। 104 को पेरीमीटर क्यों माना? बच्चों लेट आए हो शायद आप क्लास में। सबसे पहली चीज, आपको पता है साइड आ गई 26। एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो 4 इंटू 26 यानी कि 104। मतलब इस पूरी की पूरी वायर का लेंथ ही 104 है। पूरी वायर खोल दी हमने, और इस पूरी वायर से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो रेक्टेंगल की वायर की लेंथ भी 104 होगी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं 5/9 लेस है लेंथ से, ब्रेड्थ 5/9 लेस है, 55.55% का मतलब 5/9। तो अगर लेंथ 9 है ना, तो उसका 5/9 यानी कि 5 लेस है, यानी कि 4 है ब्रेड्थ। तो लेंथ ब्रेड्थ जो है हमने 9 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स मान लिया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 इंटू 9 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स, यानी कि 26 यूनिट्स पेरीमीटर है। बट पेरीमीटर तो 104 है। तो 26 यूनिट्स की वैल्यू 104 मीटर, एक यूनिट की वैल्यू 4 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 मीटर है तो हमने बताना है 9 यूनिट की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू बतानी है, तो 9 गुना 4 यानी कि 36 मीटर आ जाएगा। एक बच्चे ने कहा कि यूनिट स्क्वायर क्यों नहीं किया इस बार? यूनिट स्क्वायर तब होता है जब मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐड करते हुए नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पे मुझे पेरीमीटर की जगह पे एरिया पता होता तो मैं 9 इंटू 4 करता, 36 का यूनिट स्क्वायर हो जाता, फिर 9 4 36, 36 यूनिट स्क्वायर हो जाता, उसको मैं इक्वेट करता अगर मेरे पास पेरीमीटर होता तो। मेरे पास, सॉरी, एरिया होता तो। मेरे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर के लिए एडिशन होती है, एडिशन में डायरेक्टली ऐड होता है, स्क्वायर नहीं होता। तो 26 यूनिट की वैल्यू 104, एक यूनिट की वैल्यू 4, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 4 यानी कि 36 आ गई। ये सवाल बनाएंगे।
देखिए, एक सर्कुलर पिज्जा है आपके पास और उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आपको रेडियस बता दी, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अब उस पिज्जा को दोस्तों में बांटा गया, हर एक पिज्जा स्लाइस में 24 डिग्री का एंगल बना। जो हर एक पिज्जा स्लाइस था उसमें जो एंगल बना वो 24 डिग्री का एंगल बना। हमसे पूछा जा रहा है हर एक का एरिया बता दो। बताओ बच्चों, अभी हमने जाना था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा है 24 डिग्री, पाई की वैल्यू तो हम 22/7 ही लेंगे, और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो 21 के स्क्वायर को मैंने 21 गुना 21 लिख दिया, यही हमारा यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ये शायद ये ऑप्शन गलत है आपके, देखो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कैंसिल किया 15 गुना कट गया, उसके बाद आपने 7 से कैंसिल किया 3 बार, 3 से कैंसिल किया 5 बार, तो ये आ गया 22 गुना 21/5, ये आ गया, जो कि होगा 21 का डबल 42, 42 का 11 गुना 462/5, जो कि कुछ नहीं होता, 81.4 होता है, 91 सॉरी 92.4 होता है। 92.4 जैसे कि आप डिवाइड करोगे 92.4 मिल जाएगा आपको। समझ गए? शाबाश। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। करेंगे अब। देखिए, सबसे पहली बात आपको दिया गया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे हमने एस मानी है, ठीक बात है। अब ये हमें दिया गया 36 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 36 का 4 गुना यानी कि 144 यहाँ पे वैल्यू आ गई साइड स्क्वायर की। तो साइड आ जाएगी यहाँ पे 12, साइड 12 आ गई, ठीक बात है। अगर साइड 12 आ गई है तो पेरीमीटर कितना है यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ साइड है, यानी कि 12 का 3 गुना, 36 यहाँ पे इनका पेरीमीटर है, ये इनका पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 100% मोर देन दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 100% मोर का मतलब होता है सीधा सीधा डबल। तो यहाँ पे अगर 36 पेरीमीटर है तो यहाँ 36 का डबल 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 पेरीमीटर यहाँ पे होगा। अगर 72 पेरीमीटर यहाँ पे होगा तो इंडिविजुअल साइड्स कितनी होंगी भाई, चारों साइड्स में बराबर बराबर बटेगा। ये जो 72 है ये 4a की वैल्यू होगी ये जो 72 है ये 4a की वैल्यू होगी। तो अगर ये 72 4a की वैल्यू होगी तो आपने a से कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू आ गई 18, a की वैल्यू 18 आ गई, ये भी याद है हमें। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि आपका जो डायगोनल होता है एक स्क्वायर में वो √2a होता है। अगर आपकी a साइड है तो मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया था पाइथागोरस थ्योरम से कि आपका जो डायगोनल होगा वो √2a के बराबर होगा। तो हमने a की वैल्यू अगर 18 निकाल ली है तो डायगोनल क्या होगा, 18 √2।
√2a करोगे तो ये 18 √2 बन जाएगा, जो कि आई थिंक सब बच्चों ने बना लिया है। सिर्फ फॉर्मूला का खेल है सारा, बस मैंने तो बोला ही है आपको। %100 मोर का मतलब 2 टाइम्स क्यों है? ये सवाल तभी आ सकता है जब आपने मुझसे परसेंटेजेस ना पढ़े हुए हो। तो मैं बता देता हूँ दोबारा, पर ध्यान रखो। 100% मोर ही कर लो आप सीधा सीधा। 36 से 100% मोर करोगे, 36 का 100% क्या होगा? 36। तो 36 में 36 बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है। मैंने भी आपको बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। वो 36 √3 के बराबर रखा, √3 से √3 घटा, एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 12, रूट कर दिया। अगर एस की वैल्यू है 12, तो पेरीमीटर क्या होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3 टाइम्स ऑफ एस यानी कि 36। तो पेरीमीटर हो गया 36। अगर पेरीमीटर हो गया 36 तो उससे 100% ज्यादा, मतलब 36 से 36 ज्यादा 72 यहाँ पे पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। और स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 72 है तो इधर क्या पेरीमीटर देख पा रहे हो? 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो 4 टाइम्स ऑफ साइड की वैल्यू आ गई 72, तो ए की वैल्यू आ गई 18। साइड है 18, तो मैंने आपको प्रूव करके अभी दिखाया शुरू में कि जो डायगनल होगा वो √2a होगा। ए की वैल्यू 18, तो √2 इंटू 18 यानी कि 18 √2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करेंगे तेजी से। एक छोटी सी उम्मीद की किरण सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हम अपना तेजस विमान यूज करने की सलाह देते हैं गवर्नमेंट को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि मेन इस समय ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का इशू ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का इशू है रोजाना। क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो इनफ है जो प्रोड्यूस हो रही है, पर क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे वैसे भी रोक लगा दी गई है कि इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन कम से कम जाएगी और ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर होगी। पर वही बात है कि ऑक्सीजन प्लांट से हॉस्पिटल तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट इशू है। अब वो क्या है, तेजस एक फाइटर जेट है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज गति से चलता है वो। तो यहाँ पे डीआरडीओ ने, हाँ जी, डीआरडीओ की सलाह दी है ये। और जो आईएएफ का आपका एयरफोर्स का जो विमान है वो यूज करने की यहाँ पे सलाह दी गई है, जो डीआरडीओ है। तो वो लेकर जाएगा यहाँ पे, देखते हैं बाकी कितना जल्दी ये शुरू होता है। तेजी से जा पाएगा उससे। सर फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। देखो यार, जान से ऊपर कुछ है क्या? हमारा इंडिया में क्या हर एक्सपेंडिचर लॉजिकल होता है? कई बार कई इलॉजिकल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो उन इलॉजिकल एक्सपेंडिचर्स पे रोक लगा के इस लॉजिकल एक्सपेंडिचर को कर दिया जाए ताकि लोगों की जान बचे। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, पर अगर ये हो जाता है तो ठीक है, बस हो जाए ये जल्दी। और यार बहुत स्मार्ट ब्रेन्स हैं इंडिया में, हर चीज का इलाज निकाल लेते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात आ जाती है कि कितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब एक बात बताओ, कोवैक्सीन जैसी चीज बनाना कोई छोटी मोटी बात थी क्या? कोवैक्सीन जहां पर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे सेम जेनेटिक मटेरियल बनाने की चीज थी, बाकी वैक्सीन में क्या है, सेम जेनेटिक मटेरियल बनाया गया। इंडिया में कोरोना वायरस को ही डेड फॉर्मेट में बना दिया है वैक्सीन में, कोरोना वायरस को ही डेड करके उसको वैक्सीन बना दी गई है कि वो बॉडी में जाएगा और मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, जितना होगा उतना ही रहेगा। इससे हमारी बॉडी उससे इजीली लड़ भी पाएगी और एक असली वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है
उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है ना, मेन बात ये है। चलिए सवाल की तरफ मूव करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, लेंथ को 20% से इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को 20% से डिक्रीज कर 10% से डिक्रीज कर दिया, परसेंटेज इन पेरीमीटर एंड परसेंटेज चेंज इन रेक्टेंगल इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर गिवन दैट द लेंथ इज 75% मोर देन ब्रेड्थ। अब देखो 75% मोर का लिंक दिया गया आपको। अब 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4 होती है, 3/4 होती है। तो अगर लेंथ यहां पे 3/4 ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ अगर 4 है तो उससे 3 ज्यादा, लेंथ होगी 7। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि लेंथ पहले मान लो 700 और 400 हमने मान लिया कि है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो इधर लेंथ को 20% से इंक्रीज कर दिया, इसका 20% कितना होता है? 140 होता है। तो ये 840 हो गई वैल्यू। इधर ब्रेड्थ को 10% से डिक्रीज कर दिया, यानी कि 40 से डिक्रीज कर दिया, मतलब यहाँ पे वैल्यू 360 हो गई। एल प्लस बी क्या है? 1100, तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होगा? 2200। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2200, 2 इंटू एल प्लस बी। और यहाँ पे अगर आप एल प्लस बी देखेंगे तो कितना आ रहा है? 1200। तो ये कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 1200 और 2400, यहाँ पे 2200 से 2400 हो गई वैल्यू, मतलब 11 से 12 हो गई वैल्यू। मतलब इंक्रीज हुआ एक का इंक्रीज 11 पे हुआ है, तो 100 पे कितना? 9.09%। 9.09%। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर ऐसा है, ऐसा चल रहा है, दूसरी तरफ हमें बोला गया है यहाँ पे कि भाई ये सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, इधर भी है 9.09%। दूसरी तरफ एरिया देखना है हमने। एरिया पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया उससे फर्क पड़ता है, लेंथ ब्रेड्थ किस रेशियो में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ किस रेशियो में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ दो रेशियोज को यू कैन मल्टीप्लाई, बट दो रेशियोज को यू कांट ऐड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का है वहां पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा ही कर दो, चाहे इसको कंसिडर ही मत करो, चाहे कंसिडर करके कर लो। कंसिडर करके करोगे तो देखो क्या आएगा, अगर आप कंसिडर करके करते तो देखो क्या आता। 7 4 28, 2800 आ जाती है यहाँ वैल्यू, और सॉरी ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बहुत लेंदी है। मल्टीप्लीकेशन में आप सीधा देख सकते हो ऐसे कि वैल्यू 20% से इंक्रीज होगी है, वाले लेंथ 20% से इंक्रीज होगी है, मतलब 5 से 6 हो गई है। ब्रेड्थ जो है 10% से डिक्रीज हो गई है, यानी कि 10 से 9 हो गई है। तो लेंथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ का अगर आप देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 50 से हो जाएगी 54, यानी कि 4 का इंक्रीज हो जाएगा। 4 का इंक्रीज हो जाएगा 50 पे, तो 100 पे कितना? 8% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 9.09% एंड 8% आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? कर आप ऐसे भी सकते थे वो एरिया वाला, बट मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑलरेडी किस रेशियो में है, क्योंकि वो कट जाएगा ना। ये छुट्टी वाले कौन आ गए हैं भाई बच्चे इतनी जल्दी? 1.5 घंटे में छुट्टी चाहिए तुमको? सर 360 कैसे आया? 400 में से 40 घटाओगे, 400 में से 10% घटाओगे तो क्या आएगा? सर 120% और 90% को मल्टीप्लाई कर देते, एक ही बात है। यहाँ तो हो रहा है, कई बार होगा कई बार नहीं होगा। ठीक है, वो एक ही अप्रोच है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज है, एक समझाने के लिए कि मल्टीप्लाई करते समय हमने उस रेशियो को कंसिडर क्यों नहीं किया, 7:4 को। अब ऐसे करो, रेशियो मत मानो, आप सिर्फ ये देख लो, आप ऐसे एज्यूम कर लो 100L और 100B। ठीक है, इतना लेंथ था, इतना ब्रेड था, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना इसके अंदर, तो इसके अंदर तो हमने कुछ किया ही नहीं, रेशियो तो अभी डाली नहीं है, वेरिएबल ही छोड़ दिया एल इंटू बी, एल और बी। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा? 100L इंटू 100B, यही आ जाएगा एरिया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू 20% से बढ़ गई, मतलब 120L हो गई। यहाँ ये वैल्यू 10% से घट गई, मतलब 90B हो गई। तो 120L इंटू 90B। तो आपने देखा क्या फर्क आएगा? एलबी से एलबी तो कट गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 2 0 से 2 0 भी कट गई, तो इधर बचा 100 और इधर बचा 108, मतलब इंक्रीज हो गया 8 का। रुकिएगा एक बार।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंक्रीज हो गया 8 का इंक्रीज हो गया 100 पे, मतलब 8% का इंक्रीज हो गया। तो आप मतलब इवन वेरिएबल में भी मान लोगे तब भी हो जाएगा, तो वेरिएबल से तो बहुत ज्यादा स्मूथ है ना रेशियो लेके चलना। तो मैंने बेसिकली प्रूव किया कि जो भी लेंथ ब्रेड्थ की इनिशियल वैल्यू होगी वो तो वैसे ही कट जाएगी, हमने तो ये देखना है ना चेंज कितना हुआ ओवरऑल। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ ब्रेड्थ किस रेशियो में है। बट अगर हमने यहाँ पे एडिशन करनी है, क्योंकि पेरीमीटर में एडिशन का प्रोस्पेक्टिव कंसिडर करना पड़ता है, एल प्लस बी करके उसका डबल करना पड़ता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो उसके लिए फिर आपको बेस वैल्यूज किस रेशियो में है उसकी जरूरत होगी। तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया 7:4 की रेशियो थी, मतलब अगर आपकी ब्रेड्थ 4 है तो उससे 3 ज्यादा आपकी लेंथ है। तो 7:4 की रेशियो थी, तो हमने मान लिया 700 एंड 400। आप 70-40 भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। तो आप कुछ मर्जी नंबर एज्यूम कर लेते, उस हिसाब से हमने देखा भाई 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ 2200 आ गया, इधर 2 इंटू एल प्लस बी 2400 आ गया। रेशियो निकाली तो ये वैल्यू 11 से 12 हो रही है, तो पेरीमीटर 11 से 12 हो गया, मतलब एक बढ़ गया, 11 पे 1/11 इंटू 100 फ्रैक्शन होती है 1/11, तो जो आपको पता होनी चाहिए 9.09%। एक ब्रेक दे रहा हूँ मैं आप सबको, पानी वानी पी लीजिए अगर आप पीना चाहते हैं तो, वॉशरूम जाना चाहते हैं जाइए, फटाफट से वापस आइए जल्दी से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है वो ये है, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया एक सर्कल के अंदर, हर एक कॉर्नर्स टच हो रहे हैं। आई रेड दैट न्यूज, जस्ट मैंने हेडलाइन रीड की थी, तो वो न्यूज ये नहीं है कि तेजस फ्लाइट का यूज किया जाएगा, दैट्स अ टेक्नोलॉजी यूज्ड। एक्चुअल में क्या होता है, जो पायलट होते हैं ये फाइटर जेट प्लेन के, उनके जो पायलट्स होते हैं उनको ऑल टाइम ऑक्सीजन की जरूरत होती है हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो उनके 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 पास जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रेक करके कंज्यूमेबल ऑक्सीजन बना देती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई अलग से कोई सिस्टम वो ऑल टाइम वर्क करती है कि भाई एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सीधा कंज्यूमेबल ऑक्सीजन बनाई जा सके उसको। तो वो एक ऐसा सिस्टम है, वो एक ऐसा पूरा का पूरा प्रोसीजर है, पूरी ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो वो वही टेक्नोलॉजी अब हॉस्पिटल्स में यूज की जाएगी ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डायरेक्टली पेशेंट में ट्रांसफर कर दी जाए, उसको सीधा सीधा पेशेंट कंज्यूम कर सके। ये बहुत तगड़ी चीज होने वाली है, मतलब अगर ये टाइम से आ जाती है तो। जो आज के टाइम पे यार लिटरली इससे बुरा क्या होगा कि आप सोच नहीं सकते ये चीज कि दम घुट के जो इंसान परेशान होता है दम घुटने से, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। नो, मतलब बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है वो, और वो सिचुएशन है इस समय। तो यहाँ पे बस ये जल्दी से हो, यही कहना चाहेंगे, बस हम यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से मैं, यही प्रार्थना होगी हमारी कि जल्दी हो जाए।
एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया एक सर्कल के अंदर, देखो यार हर कॉर्नर टच हो रहा है उसका, देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, फटाफट से बनाओ। बताइए। नो साउंड, आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। कह रहे कि सर्कल की रेडियस हम बता रहे हैं आपको 35√2 है। यार एक बात बताओ यार, समझदार बच्चे हो तुम, क्या मैं इसको सर्कल का डायमीटर नहीं बोलूंगा, इसी को बोलूंगा। ये क्या होगा, सर्कल का डायमीटर होगा। अगर ये सर्कल का डायमीटर है, इसके साथ ही ये डायगोनल भी तो है स्क्वायर का, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है। a√2 होता है सर्कल का डायमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर a√2, डायगोनल सॉरी, सर्कल का यहाँ पे जो स्क्वायर है उसका डायगोनल a√2 होता है। अगर यहाँ पे इस सर्कल का डायगोनल a√2 है इस स्क्वायर का, तो इस ये जो डायगोनल है यही तो डायमीटर है सर्कल का। डायमीटर का आधा कर दूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगी, तो ये रेडियस हो गई सर्कल की। और वो तो कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस, तो √2 से √2 कट गया, साइड की वैल्यू आ गई 70। 70 साइड है इसकी, 70 साइड है, हमें पता लग गया। ठीक है जी, अच्छी बात है। हमने बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर। देखो ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल और स्क्वायर के बीच का जो रीजन है उसका क्या एरिया है। बीच का रीजन मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये सारा रीजन हो गया, ये हो गया। इसका एरिया हमने बताना है क्या होगा, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपने देखा सर्कल का एरिया निकाल देता हूं, उसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा। अब स्क्वायर की साइड तो है 70, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 70 का स्क्वायर यानी कि 4900। ठीक बात है। और उसके बाद हमें पता है कि इस सिचुएशन के अंदर इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, रेडियस 35√2 है। तो रेडियस 35√2 है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा 22/7 इंटू 35√2 का स्क्वायर। 35√2 का स्क्वायर क्या होगा, 35 के स्क्वायर को मैं 35 इंटू 35 लिख देता हूँ, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यार एक बात बताओ, 35 का 2 टाइम्स होता है 70, 70 का 11 टाइम्स होता है 770, 770 का 10 टाइम्स होता है 7700। तो ये तो 7700 आ गई वैल्यू टोटल। इस पूरे सर्कल का एरिया है 7700, इसमें से 4900 ये घटा दो आप, 4900 आपने घटा दिया, तो कितना मिल गया आपको, ये आपको मिल गया 2700 और 2800 एरिया मिल गया टोटल। तो आपने इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2800 आपका आंसर आ गया। डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे 2800 आएगा, ई ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। सो वीडियो ऑफ है, वीडियो कैसे ऑफ है भाई, सर 70 कैसे आया, ये देखो √2 से √2 कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये आपको पता होना चाहिए ना कि ये डायगोनल है और ये डायमीटर भी है स्क्वायर, ये सर्कल का डायमीटर भी है और स्क्वायर का डायगोनल भी है। अब यार स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो तो a√2 होता है, ठीक है चलो, ये फिर डायमीटर जो हो गया a√2 हो गया। रेडियस क्या होगी उसका आधा, a√2 का आधा यानी कि ये, पर रेडियस तो ये है दी हुई है, तो इक्वेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू आ गई 70, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4900। ये तो बड़ा सिंपल था, किया सॉल्व, डिफरेंस निकाला, आंसर तैयार। ये करेंगे जल्दी से।
देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल टचिंग का मतलब देखो आप सर्कल के केस में, इसको बोलते हैं जब कोई दो सर्कल एक्सटर्नली टच होते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं सर्कल। इंटरनली कैसे टच होते हैं सर्कल? इंटरनली ऐसे टच होते हैं, इसको इंटरनल टच होना बोलते हैं सर्कल के। तो बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है जी। अब आगे आपने मूव किया, द सम ऑफ द रेडियाई इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस। अच्छा जी, ऐसी बात है, सम ऑफ देयर एरियाज, मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी जो रेडियस है हमने मान लिया कैपिटल आर है। सम ऑफ द एरियाज मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 74 पाई। तो पाई कॉमन निकाल के काट दिया, ये गया ये गया ये गया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 74। और सम ऑफ द रेडियाई क्या है, मतलब आर प्लस आर है आपके पास 12। ठीक है जी, हमने बताना है कि इनकी रेडियाई क्या होंगी, ये डेटा हमने कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास r माइनस आर की वैल्यू आ जाए, r प्लस आर की वैल्यू है अपने पास, r माइनस आर की आ जाए तो इंडिविजुअल वैल्यूज हम निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो कैसे आएगी वो वैल्यू, जरा एक बात बताइएगा, r माइनस आर का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r। यही होगी वो वैल्यू, बिल्कुल यही होगी। अब अगर मैं एक वैल्यू के इस्तेमाल से दूसरी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या हम निकाल पाएंगे? तो क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? जैसे कि हम पहले इन दोनों का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि आर आर की वैल्यू क्या है, फिर उनके डिफरेंस को भी इक्वेट कर सकते हैं। क्या इस तरीके से कोशिश की आपने? की की होगी बहुत सारे बच्चों ने, बट जरूरत ही नहीं है। आपको ये दो बातें समझ में आ रही हैं? दो बातें समझ में आ रही हैं, ये और ये। आर प्लस आर का सम 12 होना चाहिए, इसमें 12 है, इसमें 12 है, बस। इसका स्क्वायर करना क्या आएगा 25, इसका स्क्वायर करना क्या आएगा 49, इसका स्क्वायर करना 64 आएगा, इसका स्क्वायर करना 36 आएगा। इनका स्क्वायर, इनका सम आ गया 100, इनका सम आ गया 74। तो वही तो चाहिए अपने को, ए आंसर आ गया। क्यों इतनी इक्वेशन बनानी है? और इन चारों से ही नहीं होता तो फिर नन ऑफ दीस, बात खत्म। क्यों इक्वेशंस बनानी? सॉरी, 8 और 6 भी नहीं है यार, मुझे लगा 8 और 4 है, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में 8 और 4 आया था, तो इधर 16 आ जाता, तो फिर उससे भी ना हो पाता, तो ए से ही पॉसिबल है। ठीक है, मोर देन वन भी आएगा आपके पेपर में, बट आपको नहीं करना है वैसे। दो होते तो मैं बता रहा हूँ, दो क्या, आप बहुत सारे बनाओ, रुको रुको, मैं क्या कहता हूँ, दो क्यों सोचते हो आप क्यों सोचते हो कि दो ही आएंगे, जबकि हालांकि इसमें तो सिर्फ एक ही था। आप दो क्यों सोचते हो? मैं तो कहता हूँ आप सोचो ये, 5 7 है पहला ऑप्शन, 8 4 है दूसरा ऑप्शन, 9 3 है तीसरा ऑप्शन, 10 2 है चौथा ऑप्शन। हमने ये सोच लिया यार, सारे ही आ रहे हैं, पर क्या हमें नहीं पता कि ये 25 प्लस 49 होता है 74, 64 प्लस 16 होगा 80, 81 प्लस 9 होगा 90, और 100 प्लस 4 होगा 104। अपने को तो सम 74 चाहिए ना, वो तो इसी से ही आएगा। बताओ। और मान लो चारों से ही ना आए तो नन ऑफ दीज कर दो, क्यों इक्वेशन बनानी है? सर एक बच्चा कह रहा है सर 7 5 होता तो क्या करते? वो भी इक्वली करेक्ट होता यार, वो भी इक्वली करेक्ट होता। हमको ये थोड़ी ना बोला उसने कि पहले सर्कल की पहले ही रखो, दूसरे सर्कल की बाद में ही रखो, ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला उसने। तो कैसे भी हो सकता है वो तो। पर ये तो हमें पता है कि बड़े वाले सर्कल की तो बड़ी होगी, तो 7 बड़े वाला सर्कल होगा, 5 छोटे वाला सर्कल होगा। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है इस सवाल की बस। ये बनाओ, जो बच्चे छुट्टी के लिए कह रहे हैं एक आध सवाल और कर लो, फिर करते हैं छुट्टी। ये बताओ पहले जल्दी से।
देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। मान लो साइड पहले A1 थी और फिर जो है साइड हो गई A2। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आपने परसेंटेज चेंज देखना है तो फर्क तो नहीं पड़ता कि √3/4 है या कुछ और है, क्योंकि वो तो दोनों जगह होगा और वो कट जाएगा। तो हमें बेसिकली देखना है साइड स्क्वायर में क्या चेंजेस आए हैं। साइड स्क्वायर में क्या चेंजेस आए हैं? इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स, मतलब 5/2 होता है 2.5 टाइम्स। तो अगर पहले साइड 2 थी तो बाद में 5 बढ़ के 7 हो गई। अगर साइड 2 से 7 हो गई बच्चों, तो साइड स्क्वायर 4 से 49 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया? इस पे इंक्रीज हो गया 45 का। तो 45 का इंक्रीज हो गया 4 पे, तो 100 पे कितना? 4 से काटा 25 आया, तो ये आ गया 45 इंटू 25, जो कि आप देख सकते हो 1125 आ रहा है आई थिंक। या फिर ऐसा भी कर देते, इसको काटने की बजाय आप 4500/4 कर देते हैं, तो आपको क्लियरली दिख जाता है कि ये 4400 प्लस 100/4 है, यानी कि 1125% है। कुछ बच्चे तो फिक्स है, कुछ बच्चे तो इवन सॉल्यूशन के बीच में भी पूछूंगा ना तो आरपीटी लिख देंगे। कुछ बच्चों का ये फिक्स है, ये 3 अल्फाबेट्स उन्होंने रटे हुए हैं। क्वेश्चन के बीच में मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं, उस दौरान भी अगर मैं चैट ऑन कर दूंगा ना तो लिखा आ जाएगा सर रिपीट। हालांकि को भी तो क्वेश्चन इतना सा था, उसमें 2 लाइन थी, वो मैंने अभी बस ऑफ करके मैंने चैट ऑन ही की थी क्लास एक्सप्लेनेशन खत्म करके। सर रिपीट कर दो सर इसको तो एक बार, सर रिपीट कर दो। तुम पूरा रिपीट नहीं लिख सकते, तुम रिपीट लिखने की जगह आरपीटी लिखते हो और तुम उसे एक एक सवाल 3-3 बार पूरा पूरा कराते हो। अच्छा, सयाने तो तुम हो। चलिए, चलो, आरपीटी लिखने वाले बच्चे उनसे तो अच्छे ही हैं जो लिखते हैं रिपीट अगेन, एटलीस्ट उनसे तो बच्चे अच्छे ही हो आप, आरपीटी लिखने वाले जो लिख देते हैं रिपीट अगेन। हाँ तो गलत है ना, तभी तो कह रहा हूं। देखो, 2.5 का मतलब होता है 5/2। जब कोई वैल्यू 5/2 से इंक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू पहले वैल्यू 2 थी, फिर 2 से 5 बढ़ गई और 7 हो गई। जैसा कि मैंने बताया √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप चेंज देख रहे हो, तो √3/4 तो पहले भी है, √3/4 तो बाद में भी है। और परसेंटेज चेंज निकालने से पहले हम रेशियो निकालते हैं ताकि चीजें सिंपल हो जाएं, और रेशियो निकालते समय ये दोनों तो वैल्यू आपस में कटी जाएंगी। ठीक है जी, तो 2 से 7 हो जाएगी वैल्यू। तो अगर साइड 2 से 7 हो रही है तो एरिया 2 स्क्वायर से 7 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा 45 का। 45 का इंक्रीज हो जाएगा 4 पे, तो 100 पे कितने का? तो ये आ गया 4500/4%। 4500 को हमने लिखा 4400 प्लस 100, दोनों के नीचे 4 अलग अलग लिख दिया, तो ये आ गया 1125%। बहुत ही बढ़िया अंदाज में। इसको बनाएंगे जल्दी से, आज का अंतिम सवाल है ये। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर ये है। एक फार्मर चाह रहा है कि बाउंड्रीज को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ब्रॉड किया जाए, टू ब्रॉडन द बाउंड्रीज ऑफ हिज फील्ड बाय 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर से उसने बाउंड्री ब्रॉड करने की कोशिश की है, तो उससे उसकी फील्ड का एरिया कितना बढ़ जाएगा ये आप बता दो। देखिए समझिए ध्यान से, आपके पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और फिर जब इसने ब्रॉड किया उसको, तो उसको कुछ ऐसा बना दिया। अंदर मान लो ये लेंथ और ब्रेड्थ है,
जब इसने 4-4 मीटर से बढ़ा दिया तो लेंथ देखोगे 4 मीटर से यहाँ से बढ़ गई, 4 मीटर से यहाँ से बढ़ गई, तो लेंथ हो गई L+8 बाहर की तरफ से। वैसे ही ब्रेथ भी 4-4 मीटर से बढ़ गई, तो वो हो गई B+8। तो आपने देखा भाई पहले एरिया था L+8 इंटू, सॉरी पहले एरिया था L इंटू बी, अब एरिया हो गया L+8 इंटू B+8। तो इनका डिफरेंस कितना है ये आपने बताना है, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, LB प्लस 8L प्लस 8B प्लस 64 माइनस LB। LB से LB कट गया, 8 की जगह 4 कॉमन निकाल लिया आपने, तो अंदर क्या बच गया, 2 इंटू L प्लस B प्लस 64। तो पेरीमीटर तो 540 है, तो इसकी जगह 540 लिख दो। 540 4 इंटू 540 प्लस 64, तो 2000 प्लस 160 2160 प्लस 64, ये आ जाएगा 2224 आपका आंसर। सरल, सिंपल, साधारण, आसान, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज की क्लास को आप सबने करना है रिवाइज, बहुत ज्यादा जरूरी है ये रिवाइज करना, और कल हम नेक्स्ट करेंगे। और जो आपकी क्लास की फाइल है इसमें ही कुछ और क्वेश्चंस अभी आपके लिए पड़े हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, मतलब जो आपकी क्लास की फाइल है जितने क्वेश्चन किए हैं वो तो सारे करो रिवाइज। कम से कम भी मैंने 20-30 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं, और जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसी में से सॉल्व करना है आपने। क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है ऐप से ही, ठीक है। तो वो भी आपने सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही रिवाइज करो और जो क्वेश्चन मैंने इसमें दिए वो सॉल्व करो। कल करते हैं मेंसुरेशन 3D फॉर्मूलाज, अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारा गेम उसी का ही है। कल 3D के फॉर्मूलाज करेंगे, उसके साथ ही करेंगे हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय, टेक केयर।